हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वाटर रिसोर्सेज के एमसीक्यूज़ देखेंगे। हमने पूरा का पूरा वाटर रिसोर्सेज कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो टू द चैनल एंड गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्लास 10। यू विल फाइंड ऑल द वीडियोस ओवर देयर। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एलेबोरेटली सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वाटर रिसोर्सेज के। सो प्लीज़ एक बार वहाँ जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिए एंड देन वी विल स्टार्ट एमसीक्यूज़। आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बना रहा हूँ, क्लासेस ले रहा हूँ, आप लोगों तक मिलता रहे, आपके नोटिफिकेशंस आते रहें सारे के सारे वीडियोस के। प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट और एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द चैप्टर और व्हाट आई एम टीचिंग, सो प्लीज़ डू कमेंट मी, आस्क मी, आई विल गिव ऑल द आंसर्स and clear all your doubts. So let us start today's class. So let us discuss from the first question. Which of the following statement is an argument in favor of multi-purpose river projects? Multi-purpose river projects हमने कर रखा है. Which of the following arguments is in the favor of multi-purpose river projects? The first option is multi-purpose projects bring water to those areas which suffer from water scarcity. Very much true. Multi-purpose projects से हम क्या करते हैं, वाटर स्कार्सिटी जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पे हम लोग पानी पहुँचाते हैं. ठीक है, दिस इज ट्रू, दिस इज इन फेवर ऑफ द मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स बाय रेगुलेटिंग वाटर फ्लो हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स. ये भी हमने देख लिया है कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फ्लड को कंट्रोल करता है. मैंने एक चार्ट बनाया था यहाँ पर, सॉरी चार्ट नहीं, मैंने सारे एडवांटेजेस लिखे थे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के, इजंट इट. और लास्ट में मैंने लिखा था कि it controls flood. You can go to your notes and then check. C part is multi-purpose projects lead to large scale displacement and loss of livelihood. This is not in favor of multi-purpose projects, है ना. It leads to large scale displacement and loss of livelihood. मैंने डिस्कस भी किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में. मैंने दो डिस्कस किया था. वन वाज नर्मदा बचाओ मूवमेंट एंड द सेकेंड वन वाज, व्हाट वाज दैट, साबरमती बेसिन मूवमेंट. नहीं, साबरमती मैंने डिस्कस किया था दूसरे रिस्पेक्ट में. साबरमती मैंने डिस्कस किया था कि ये रूरल एरिया में लोग जो रहते थे उसको पानी सप्लाई नहीं हो रहा था बहुत ही ज़्यादा कैलेमिटी के समय. तो पानी सप्लाई केवल अर्बन एरिया में रिच पीपल को होता था. देयर आई डिस्कस्ड अबाउट नर्मदा बेसिन, साबरमती बेसिन. बट नर्मदा बचाओ मैंने डिस्कस किया था कि सरदार सरोवर डैम पे कितने सारे ये प्रोजेक्ट्स बनाए जाने वाले थे, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जिससे कि लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स हुए थे. सो द सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप कहीं, राइट डाउन दिस पॉइंट सो दैट यू कैन रिमेंबर. दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, नॉट इन फेवर ऑफ multi-purpose projects. What is that line? Multi-purpose projects lead to large scale displacement and loss of livelihood. Large scale displacement and इसको नोट कर लीजिए, loss of livelihood. ठीक है. What is the second question? Which is not a source of fresh water? Which is not a source of fresh water? फ्रेश वाटर मैंने डिस्कस किया था, आपको अगर याद आ रहा है लास्ट क्लास में ही. फ्रेश वाटर मैंने एक चार्ट बनाया था स्टार्टिंग में. 96.5% जो होता है दैट इज देयर इन द ओशन. ठीक है, दिस इज, हाँ, सो ओशन इज नॉट फ्रेश वाटर. जो रेस्ट जो हमारे पास बच रहे थे
दैट वाज 2.5%, और 2.5% का 70% जो था, 70% was there in the ice caps in the mountain. मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स दिए थे आपको, अगर याद आ रहा है तो, ग्रीनलैंड का, अंटार्कटिका का, है ना. सो 70%, रेस्ट जो 30% थे, दैट वाज द फ्रेश वाटर. और फ्रेश वाटर के सोर्सेज मैंने 3 बताए थे आपको, अगर आपको याद आ रहा है तो. फर्स्ट वाज द प्रेसिपिटेशन, सेकेंड वाज द ग्राउंड वाटर. एक तरह से रिवीजन भी आपका हो जा रहा है, सो लुक एट द बोर्ड. ग्राउंड वाटर दैट इज द रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ, जैसे रिवर हो गया, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए. एंड द थर्ड वन वाज, व्हाट वाज द थर्ड वन, कैन यू टेल मी? थर्ड वन क्या था सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? मैंने बताया हुआ है क्लास में. थर्ड वन वाज द अंडरग्राउंड वाटर. कैन यू रिमेंबर, कैन यू रिकॉल? अंडरग्राउंड वाटर. अब क्वेश्चन पढ़िए क्या है. कैन यू टेल मी व्हाट इज द आंसर? Which is not source of fresh water? Glaciers and ice sheets, groundwater, surface runoff, oceans. What is the answer? Yes. Oceans have saline water, that is not the fresh water. Good. Third question. According to Falkenmark, water stress occurs when? Water stress occurs when water availability is less than 1000 cubic. इसको नोट डाउन कर लीजिए. Water stress occurs when what is the first? Water availability is less than availability is less than 1000 cubic meter cubed, I am writing, per person per day. इसका क्या मतलब हुआ? वाटर स्ट्रेस हम कब समझेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया में वाटर स्ट्रेस है? वो हम तब समझेंगे जब उस एरिया की वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो लेस देन 1000 मीटर क्यूब होनी चाहिए पर पर्सन पर डे. अगर एक दिन में एक इंसान को 1000 मीटर क्यूब से कम पानी अवेलेबल है तो हम समझेंगे कि दैट इज द वाटर स्कार्स. that particular area or that family or that person is in the water scarcity. Getting it? समझ आ गया ये? This question number 3, इसको नोट डाउन कर लीजिए. नोटिंग नोटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें. The fourth question. See the fourth question. Which of the following are not causes? Which of the following are not causes of water scarcity? Water scarcity हमने काफी elaborately किया हुआ है. Which of the following are not causes of water scarcity? एक एक करके देखते हैं. Growing population, सबसे फर्स्ट रीजन मैंने लिखा था वाटर स्कार्सिटी का, दैट वाज द ग्रोइंग पॉपुलेशन. यू कैन गो टू योर नोट्स एंड देन चेक. ग्रोइंग ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप, मैंने आपको बताया था कि जिस क्रॉप में ज़्यादा वाटर लगता है उससे भी वाटर स्कार्सिटी के कंडीशंस आ जाते हैं.
है ना, काफ़ी सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि वाटर इंटेंसिव होते हैं, उसमें हाई लेवल ऑफ इरिगेशन चाहिए होता है. सो दैट इज वन ऑफ द कॉज. ओके, सो लेट अस डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन अगेन. ठीक है. Water scarcity, when we will say that this is the condition of water scarcity, so this is being defined by the person which I just told you, whose name is Falcon Mark. ये जो आदमी हैं, इन्होंने डिफाइन किया कि व्हाट इज स्कार्सिटी एग्जैक्टली. तो इन्होंने बताया कि अगर किसी इंसान को 1000 मीटर क्यूब हर एक दिन में या उससे कम पानी मिल रहा है या अवेलेबल है, देन दिस कंडीशन इज द वाटर स्कार्सिटी. गॉट दिस? You can see the board. Okay, so चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं. Which of the following are not cause of water scarcity? एक एक करके पढ़िए. Growing population, is this the cause of water scarcity? Yes. मैंने आपको बहुत अच्छे से चार्ट बना करके बताया था कि वाटर स्कार्सिटी के क्या क्या रीजंस हैं. द फर्स्ट रीजन वाज द ग्रोइंग पॉपुलेशन. ग्रोइंग ऑफ वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, ये भी रीजन है वाटर स्कार्सिटी का कि देयर आर सम क्रॉप्स विच नीड सो मच वाटर. सो दैट इज कॉल्ड क्रॉप इंटेंसिव, वाटर इंटेंसिव क्रॉप. इससे भी वाटर स्कार्सिटी होती है. एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, एक्सेसिव इरिगेशन के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको कि हरियाणा पंजाब में क्या कंडीशंस आ गए हैं एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से, और ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स. बहुत ज़्यादा गंदी स्थिति आ गई है हरियाणा एंड पंजाब में. ठीक है. सो व्हाट इज द डी ऑप्शन? इंडिविजुअल वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इन फार्म्स. इंडिविजुअल वेल्स एंड ट्यूब वेल्स इन फार्म्स, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर द वाटर स्कार्सिटी. कि सबके अपने अपने अगर वेल्स होंगे फार्म में तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा वाटर का एक्सट्रैक्शन होगा. ओके, तो उससे भी वाटर स्कार्सिटी हो सकती है. वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, अच्छा वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर स्कार्सिटी होगी या नहीं? टेल मी. वेरी सिंपल लॉजिक. वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर स्कार्सिटी होगी या नहीं? वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर स्कार्सिटी होगी? वाटर हार्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ वाटर मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन, जिससे कि हम लोगों ने पढ़ा था रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग. तो इससे वाटर स्कार्सिटी तो हो नहीं सकती. सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो ई पार्ट, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक इज नॉट अ वे ऑफ वाटर स्कार्सिटी, नॉट अ फैक्टर फॉर द वाटर स्कार्सिटी. इंडस्ट्रीज से भी वाटर स्कार्सिटी होती है. रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम, इससे भी वाटर स्कार्सिटी नहीं, वाटर मैनेजमेंट होता है. rooftop water harvesting system. So the correct option will be E and G part. Okay, इन दोनों को नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से अपने रजिस्टर में. The next question is, भाखड़ा नांगल रिवर वैली प्रोजेक्ट इज मेड ऑन द रिवर. देखिए अभी हम लोगों ने मैप नहीं किया हुआ है, मैप हम लोग करेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग यू शुड नोट इट डाउन that Bhakra Nangal is there in the Satluj. Bhakra Nangal is there in the Satluj. Okay. Satluj and Satluj Byas. Satluj Byas में भाखड़ा नांगल है.
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीराकुंड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। ये भी हम लोग मैप में ही देखेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग राइट इट डाउन, दिस इज इन द महानदी। ठीक है, सतलुज जो है दैट इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। महानदी एक सेपरेटली नदी है जो कि इस जगह पर बहती है, वो हम लोग मैप में वैसे अलग से भी देखेंगे, बट अभी मैं बता देता हूं आपको। है ना, इस जगह पे कहीं पर महानदी बहती है, यहाँ ऐसे करके, हाँ ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इधर कहीं महानदी बहती है। ठीक है, सो हीराकुंड जो है दैट इज देयर इन दी महानदी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू नोटिंग इट डाउन? ये सारे को आप नोट डाउन, आर यू नोटिंग? ओके, नेक्स्ट इज water of Bhakra Nangal project is being used for mainly hydel power plant and irrigation. भाखरा नांगल के वाटर को हम लोग यूज करते हैं हाइडल पावर प्लांट एंड इरिगेशन के लिए। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स के क्या क्या मेन मोटिव्स थे, किस वजह से उसको टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहते थे। तो हाइडल पावर प्लांट और दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाज वन ऑफ देम। उसका एक था ना, उसके फॉर में एक फेवर था, उसके फेवर में एक लॉजिक था दैट इट जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द इरिगेशन ऑफ द एरिया। ठीक है, सो द आंसर इज हाइडल पावर प्लांट एंड इरिगेशन। भाखरा नांगल का यूज होता है हाइडल पावर प्लांट एंड इरिगेशन के लिए भी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डाइवर्जन चैनल seen in the western Himalaya are called. This is a good question and I have discussed it. The diversion channel in the western Himalayas, उसको हम क्या बोलते हैं? मैंने आपको एक बताया हुआ था, एक फिगर ड्रॉ करके मैंने समझाया था कि what is the diversion. मैं रब कर दूं सारा? Should I rub? Okay. मैंने डाइवर्जन के लिए आपको बताया था वेस्टर्न हिमालयाज में कैसे डाइवर्जन करते हैं हम। सो दैट इज, ऐसा मैंने कुछ बताया था, एक जैसे यहाँ से अगर वाटर आ रहा है तो हम लोग उसको डाइवर्ट करके दूसरे एरिया में लेकर के चले जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड? दिस आई हैव टोल्ड यू, डाइवर्जन इन द वेस्टर्न हिमालयाज, दिस इज कॉल्ड गुल्स और कुल्स। ये हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग, गुल्स और कुल्स के बारे में पढ़ा था। उसी में हमने खादिन्स के बारे में भी पढ़ा था, है ना। खादिन्स में क्या करते थे हम कि पूरे के पूरे जो फील्ड को हम लोग वाटर फेड स्टोरेज में कन्वर्ट कर देते थे। ये कहाँ पर होता था? मेनली जैसलमेर एंड अदर पार्ट्स ऑफ राजस्थान। ये खादिन्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, गुल्स और कुल्स कहाँ होता था? वेस्टर्न हिमालय में। ठीक है, ये सारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सो दिस इज अ वेरी गुड एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो नेक्स्ट इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, गुल्स एंड कुल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9th, एग्रीकल्चरल फील्ड विच आर यूज्ड एज रेनफेड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। देखिए आ गया, रेनफेड स्टोरेज एग्रीकल्चरल फील्ड जो होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? खादिन्स। ठीक है, खादिन्स और जोहाद्स, खादिन्स और जोहाद्स इसको कहते हैं हम। सो इसको भी नोट डाउन कर लीजिए।
So the agricultural field which are used as rain fed storage structure. Which are used as rain fed storage structure is called खादिन्स और जोहात्स. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 is underground tank seen in Rajasthan to store rainwater for drinking is called. इसका आंसर you will tell me. Underground tanks which were used as the हार्वेस्टिंग ऑफ वाटर, बेसिकली उसको रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से कनेक्ट करके रखते थे. व्हाट इज दैट स्ट्रक्चर कॉल्ड? क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को? टेल मी. डू यू नो? क्वेश्चन नंबर 10. सी क्वेश्चन नंबर 10. क्या कहेंगे इसको? That I will do later. First you tell me this. Question number 10. Underground tanks seen in Rajasthan to store rainwater for drinking is called. What is it called? Tankas. Very good. So the correct answer will be tankas. है ना. मैंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना करके बताया था कि दिस इज अ बिल्डिंग. यहाँ पर हम लोग दिस इज द रूफ. बारिश होती है और यहाँ से एक पाइप कनेक्ट करके रखते हैं और इसको अंडरग्राउंड वाटर एक टैंक सा बना देते हैं और यहाँ पर हम लोग स्टोर कर लेते हैं पानी. ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड टंकाज. इसका मेजरमेंट वगैरह भी अच्छे से एनसीईआरटी में दिया हुआ है. सो यू कैन गो एंड चेक देयर ऑल्सो कि किस टाइप के, किस मेजरमेंट के, किस डायमेंशंस के ये टंकाज होते थे. ओके. इन वेस्टर्न राजस्थान टुडे, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. In western Rajasthan today, plenty of water is available due to. Plenty of water in western Rajasthan. क्यों है ये? राजस्थान में तो बारिश वारिश होती नहीं, फिर भी वहां पे वाटर क्यों है? Plenty of water in western Rajasthan. Because of one perennial water canal. ठीक है. Because of one perennial water canal, that is the Indira Gandhi water canal. Perennial water canal named Indira Gandhi water canal. So our correct option will be B part. Question number 11, B part is the correct option. What is question number 12? Bamboo drip irrigation system is prevalent in. क्या होता है बैम्बो ड्रिप इरिगेशन? टेल मी. बैम्बो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है?
देखिए ये एक इरिगेशन का मेथड है। क्या करते हैं मेघालय में जो लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि बैम्बो का यूज करते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए। मतलब देखिए मेघालय में बहुत सारे पहाड़ वगैरह हैं, तो वो लोग एक बैम्बो कनेक्ट कर देते हैं पहाड़ के ऊपर, जहाँ पे ज़्यादा बारिश वारिश होती है ना, वहाँ से एक बैम्बो को, सपोज दिस इज बैम्बो, ओके, उस बैम्बो को वो काट देते हैं आधा, तो वो कैसा हो जाएगा, वो बैम्बो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब सपोज कीजिए एक बैम्बो है, मैंने उसको क्रॉस सेक्शन वाइज में काट दिया, तो इसमें अब पानी पास हो सकता है, ठीक है, गेटिंग इट। तो वो लोग काफी ऊंचाई ऊंचाई पर बैम्बो, करीब 18 मीटर 20 मीटर तक ऊंचा पे बैम्बो फिट कर देते हैं, और वहां से फिर उस बैम्बो को लेकर के आते हैं बहुत दूर तक, और फिर उसको फील्ड में गिरा देते हैं। तो करीब आप ऐसा समझिए कि 1 मिनट में 70 to 80 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 70 to 80 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उस फील्ड में जाता है, और इरिगेशन इस तरह से वो लोग करते हैं कई बार। सो इट इज़ वेरी वेरी प्रेवलेंट और वेरी वेरी फेमस इन दी मेघालय। तो क्वेश्चन क्या है कि द बैम्बो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रेवलेंट इन, द आंसर विल बी मेघालय, ठीक है। व्हाट इज द 13th क्वेश्चन? The only state which has made rooftop rainwater harvesting structure compulsory to all houses, क्या है इसका आंसर? मैंने एक स्टेट का नाम बताया था, should I rub this or you have to note down? Have you noted? Okay, so see the next question, question number 13। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? What is question number 13's answer? The only state which has made compulsory the rooftop rainwater harvesting, otherwise the punishment will be given. मैंने एक स्टेट के बारे में बताया था, what is the name of that state? The state which made rooftop rainwater harvesting compulsory for every house. The name of the state is तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु ने सबसे पहले ये लॉ के थ्रू, लीगल मैकेनिज्म के थ्रू इसको कंपलसरी किया था कि हर एक घर में एक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम डेवलप्ड होना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमोट विलेज that has earned the rate distinction of being rich in rain water। देखिए एक रिमोट विलेज का नाम दिया हुआ है मसूरू में, मैसूरू में एक विलेज है, दैट इज गेंदाथुर। कर्नाटका में एक विलेज है, दैट इज गेंदाथुर विलेज, ये मैसूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है। इन लोगों ने क्या किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू पूरे के पूरे विलेज को वाटर रिच बना लिया। पहले यहाँ पे वाटर काफ़ी कम थे, बट इन लोगों ने ऐसे ऐसे मैकेनिज्म निकाले, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, जिससे कि ये जो विलेज है दैट बिकम वेरी मच रिच इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। सो द नेम ऑफ द विलेज इज
गेंदाथुर, विलेज ऑफ कर्नाटका। ठीक है, सो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस वी कैन कवर। क्वेश्चन नंबर 15 इज which one of the following is not an adverse effect of irrigation? Read the question. Which one of the following is not an adverse effect of irrigation? Irrigation changes cropping pattern. This is correct. देखिए, irrigation changes cropping pattern. इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल क्या है? हरियाणा और पंजाब। इस जगह पे इरिगेशन की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा राइस और वीट का कल्टीवेशन शुरू हो गया है, तो पूरा का पूरा क्रॉपिंग पैटर्न ही चेंज हो गया है इन इस पर्टिकुलर एरिया का। इट हैज़ बिकम वेरी मच फर्टाइल एंड वेरी फेवरेबल फॉर वीट एंड राइस। उसके बाद वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स आर ग्रोन इन ड्राई एरियाज, ये भी करेक्ट है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, जो क्रॉप को वाटर ज़्यादा चाहिए वो भी ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इरिगेशन, ये भी इसका एक गुड इफेक्ट है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट तो है नहीं। वॉट फिर है सैलिनेशन ऑफ वाटर, सैलिनेशन ऑफ सॉइल, salinization of soil. Can you tell me what is this? इसका क्या मतलब हुआ? Salinization of soil, salinization of soil. देखिए देखिए क्या होता है कि सपोज देयर इज अ फील्ड, आप उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी देते जाइए, तो वो पानी इवापोरेट करेगा, और पानी के इवापोरेट करने के बाद यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट बचते रह जाएंगे। इवापोरेशन के बाद नीचे तो सॉल्ट बच जाता है। सो बाय दिस वे द salinity of the soil will increase, salinity of the soil will increase. So this particular phenomena is called salinization of soil. तो ये भी होता है एक्सेसिव इरिगेशन की वजह से। नाउ द फोर्थ इज increases crop yield, increases crop yield। तो ये तो एडवर्स, ये तो अच्छी बात हो गई ना। ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट है। इरिगेशन की वजह से क्रॉपिंग चेंज हो जाता है। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ड्यू टू इरिगेशन, इससे भी काफ़ी वाटर स्कार्सिटी आ जाती है। सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल, ये भी बैड इम्पैक्ट डालता है, बट इट इंक्रीजेज क्रॉप यील्ड, ये गुड इम्पैक्ट है। पता है आपको, ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में इरिगेशनल फैसिलिटीज़ पे इतना ज़्यादा जोर दिया था गवर्नमेंट ने कि ये जो हरियाणा पंजाब का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। पहले इधर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं होता था, और इंडिया को ना बाहर से क्रॉप्स मंगवाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल यूएसए वगैरह से इंपोर्ट किया जाता था क्रॉप्स, बट इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। बट ओनली ड्यूरिंग द 1960s, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, और HYVs, हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स स्टार्टेड यूजिंग, एंड इरिगेशन फैसिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया,
और फर्टिलाइज़र्स वगैरह को सब्सिडाइज किया गया, फ्री में सब्सिडाइज्ड रेट में दिया गया फार्मर्स को। उसके बाद एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा बूम किया इस एरिया में कि अब तक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हरियाणा पंजाब बहुत ही ज़्यादा आगे है और सारे स्टेट्स के मुकाबले। गेटिंग इट? सो increases crop yield, irrigation increases the crop yield, so the fourth will be your answer। चलिए तो इतना ही अभी रहने देते हैं, ठीक है।